जिंदगी आसान नहीं होती है, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका फिर से एक नया वीडियो अपलोड हो चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में कि आपको किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन के बारे में, किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन, ये दोनों वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और आपको यहाँ तक याद भी हो गया होगा अगर आपने वीडियो को सही तरीके से देखा है तो। ठीक है, तो किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन, इन दोनों को हम डायग्राम के थ्रू और टेबल फॉर्म के थ्रू मैं आपको समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब ये अगला वीडियो जो आया है वो किसान सभा और मजदूर संघ से आया है। ठीक है, देखिए हुआ क्या कि जैसे जैसे किसान आंदोलन तेजी से बढ़ने लगा, ठीक है, तो जब किसान आंदोलन तेजी से बढ़ने लगा तो किसान को देख करके मजदूर आंदोलन भी धीरे धीरे होने लगे। ठीक है, वो उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुए लेकिन मजदूर आंदोलन भी धीरे धीरे होने लगे। जब किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन तेजी से आगे बढ़ने लगे तो इन लोगों को ज़रूरत पड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक वेल स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन की, एक ऐसी सभा, एक ऐसी संघ की ज़रूरत पड़ी जहां सारे किसान एकजुट हो सकें, जहां सारे किसानों की एक सभा हो सके, एक मीटिंग रोज़ हर साल किया जा सके और वहां पर जितने भी भारत के किसान हैं उन सारे किसानों के दुख दर्द को सुना जाए और उनसे रिलेटेड जो भी आंदोलन है या जो भी काम है आगे किया जाए। ठीक है, तो इसीलिए किसान सभा और मजदूर संघ की स्थापना शुरू हो गई थी आंदोलनों के बाद। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। एग्जाम में कई बार आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इस किसान सभा की स्थापना कब हुई, यूपी किसान सभा, अवध किसान सभा, बिहार किसान सभा, इन सारे किसान सभा की स्थापना कब हुई और किसने किया। मजदूर संघ, मद्रास मजदूर संघ की स्थापना कब हुई, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, ऑल इंडिया लेबर ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई। इन सारे चीज़ के बारे में आपसे उसका नाम पूछता है कि इसकी स्थापना किसने किया और ये कब हुई। ठीक है, तो इसलिए हम एक टेबल के फॉर्म में जो फैक्ट है वो फैक्ट आपके सामने लेकर के आए हैं और कोशिश करते हैं कि आपको याद भी करवा दें। ठीक है, तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को देखिए, जो भी टॉपिक्स, जो भी फैक्ट्स इसको दिए हुए इनको ध्यान से देखिए। आपको गारंटी लेते हैं कि अगर आप फोकस होकर के वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद ब खुद ये सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, और ये फ्रीडम स्ट्रगल का ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे किसान सभा और उसके बाद हम लोग देखेंगे मजदूर संघ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसान सभा, किसान सभा की स्थापना सबसे पहली बार 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय ने इसको किया था। ठीक है, तो 1918 में जो प्रथम किसान सभा जो हुई थी वो यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना की गई। जी, किसने किया, तो इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय ने किया। ठीक है, ये तीनों लोग ने मिल करके एक सभा, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की 1918 में, जिसका नाम था यूपी किसान सभा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि यूपी किसान सभा की स्थापना कब की गई और यूपी किसान सभा की स्थापना किसने किया। तो तीनों का नाम देता है एक ही में, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। इसको याद रखना है। ठीक है, 1918 के बाद फिर 1920 में यूपी के बाद अवध किसान सभा की स्थापना होती है। ठीक है, जिस तरीके से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई उसी तरीके से आपको अवध किसान सभा की भी स्थापना होती है। और इस अवध किसान सभा की स्थापना किसने किया, तो इसके संस्थापक कौन है, बाबा रामचंद्र हैं। ठीक है, तो इनका क्या नाम है, बाबा
रामचंद्र। ठीक है, तो अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1920 में। यूपी किसान सभा की स्थापना 1918 और उसके 2 साल बाद 1920 में किसकी हुई? तो अवध किसान सभा की स्थापना हुई। तो अवध किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र ने किया था। ठीक है, बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा की स्थापना और इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय ने यूपी किसान सभा की स्थापना की। ठीक है, 1918-1920 के बाद अब 7 साल बाद 1927 में बिहार किसान सभा की भी स्थापना हो जाती है। हर अलग अलग जगह पर किसानों ने मिलकर के एक किसान सभा की स्थापना कर रहे थे। तो 1927 में बिहार किसान सभा की भी स्थापना होती है और इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो एक बहुत ही बड़े और बहुत ही लोकप्रिय नेता सहजानंद सरस्वती करते हैं। सहजानंद सरस्वती इस सभा की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुई, तो वो 1927 में हुई और किसने किया? तो सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, सहजानंद सरस्वती ने कि बिहार किसान सभा की स्थापना की थी 1927 में। अवध किसान सभा की स्थापना किसने की? तो बाबा रामचंद्र ने 1920 में। और यूपी किसान सभा की स्थापना किसने की? तो 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, तो ये तीनों आपको कंफर्म हो गया, तीनों याद हो गया होगा अच्छे से। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 1927 के बाद 1928 में। तो 1928 में फिर आंध्र प्रांतीय किसान सभा की स्थापना होती है। ठीक है, 1928 में किसकी स्थापना होती है? तो आंध्र प्रांतीय किसान सभा, वो एक प्रांत की किसान सभा थी। ठीक है, तो आंध्र प्रांतीय किसान सभा की स्थापना होती है कब होती है? 1 साल बाद 1928 में। 1927 में बिहार किसान सभा और 1928 में आंध्र प्रांतीय किसान सभा की स्थापना होती है। और इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो एनजी रंगा इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 1920 में अवध की किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र, बिहार किसान सभा की स्थापना सहजानंद और आंध्र प्रांतीय किसान सभा की स्थापना एनजी रंगा करते हैं। ठीक है, आंध्र प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कौन करते हैं? तो एनजी रंगा। कब करते हैं? 1928 में। चलिए, 1918 हो गया, 1920 हो गया, 1927 हो गया और 1928 हो गया। अब हम लोग आते हैं 1936 में। पहले तो होता था एक प्रांतीय किसान सभा की स्थापना होती है। यूपी अलग करता है, अवध अलग करते हैं, बिहार अलग, आंध्र प्रदेश अलग करते हैं। ठीक है, लेकिन अब 1936 में एक पूरे इंडिया लेवल पर एक किसान सभा की स्थापना होती है जिसका नाम है अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है, तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है जिसे हम लोग पहले किसान कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है। इसे किस नाम से जाना जाता था? तो किसान कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और इसका प्रथम सम्मेलन होता है लखनऊ में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इस अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ होती है? लखनऊ में। ये पूरे इंडिया लेवल पे थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना लखनऊ में होती है और इसका प्रथम मीटिंग जो होती है वो भी लखनऊ में ही होती है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है सहजानंद सरस्वती को। वही सहजानंद सरस्वती जिन्होंने बिहार किसान सभा की स्थापना की। और महासचिव किसे बनाया जाता है? तो एनजी रंगा को। वही एनजी रंगा जिन्होंने आंध्र प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। ठीक है, तो इसको एकदम रट लेना है, रट्टू तोता की तरह एक एक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एक फैक्ट में 3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। ये अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? पहला क्वेश्चन 1936 में। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो किसान कांग्रेस के नाम से। इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे और इसके महासचिव कौन थे? तो एनजी रंगा इसके महासचिव थे। ठीक है, कंफर्म हो गया अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में। अब हम लोग आते आगे। जब अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ था तो उस सम्मेलन में यह डिसीजन लिया गया कि 1 सितंबर 1936 को 1 सितंबर से हर साल किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया उन लोगों के द्वारा। किसके द्वारा? अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा। ठीक है, कब निर्णय लिया गया? 1 सितंबर 1936 को। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा? तो 1 सितंबर 1936 को। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे आइए,
स्वतंत्रता आंदोलन के बाद विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी आंध्र प्रदेश के पंचमपल्ली जिले में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पंचमपल्ली जिले में विनोबा भावे ने, ठीक है, ये तो किसान सभा के बारे में तो हम लोग पढ़ लिया। अब उसके बारे में आगे बता रहा कि विनोबा भावे ने क्या किया कि आंध्र प्रदेश के पंचमपल्ली जिले से इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? विनोबा भावे ने। और कहाँ से की थी? तो आंध्र प्रदेश के पंचमपल्ली जिले से की थी। और ये भूदान आंदोलन में ये क्या करते थे? तो इन्होंने क्या कि पहले के समय होता क्या था कि एक ही जमींदार, एक ही किसान के पास बहुत बड़े बड़े पैमाने पर जमीन होता था। मतलब कुछ किसान ऐसे होते थे जिनके पास जमीन जरा भी नहीं होती थी, और कुछ किसान ऐसे होते थे जो बीघा बीघा जमीन इन लोगों के पास होती थी, जो बेकार भी पड़ी रहती थी। ठीक है, तो भूदान आंदोलन इन्होंने चलाया, एक लोकप्रिय आंदोलन है ये। इस आंदोलन के थ्रू इन्होंने बाकी सारे किसानों को ये प्रेरित किया, बाकी सारे किसानों को मोटिवेट किया कि आप अपनी जो भूमि है, जो ज़मीन है, उसको दान करें। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है भूदान आंदोलन। मतलब भूमि को दान करें। जिन किसानों के पास ज़मीन नहीं है उनको भी ज़मीन अपने पास से दें, ताकि वो भी अपना पेट चला सकें, अपनी खेती करके अपने परिवार को, पेट को चला सकें। ठीक है, तो ये आंदोलन विनोबा भावे ने काफ़ी अच्छी शुरुआत इसी की थी। विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश के पंचमपल्ली जिले से, और काफ़ी सक्सेस भी हुआ था। बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे किसान ने अपने छोटे मोटे किसान को ज़मीन दान की थी भूदान आंदोलन के तहत। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस चीज़ को एग्जाम में पूछे जाते हैं। विनोबा भावे भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार आए हैं कि ये एक पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और भी कई क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, तो विनोबा भावे को इस रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था भारत के। ठीक है, तो चलिए, तो ये किसान आंदोलन के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ लिए। यूपी किसान आंदोलन, अवध किसान, बिहार किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा, फिर अखिल भारतीय किसान सभा, ये सारा डिटेल में हो गया। और आशा करते हैं कि आपको किसान सभा के बारे में याद भी हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं मजदूर संघ में। ठीक है, मजदूर संघ में हम लोग आते हैं। देखिए, पहले मजदूर आंदोलन भी हुए, तो मजदूर आंदोलन हुए तो उसके बाद इन्होंने भी सोचा कि हम लोगों को मजदूर संघ बनाने की ज़रूरत है, ताकि सारे लोग एक साथ जुट सके, सारे मजदूर एकजुट हो सकें। क्योंकि अगर आंदोलन अगर छोटे मोटे पैमाने पर, अगर बहुत छोटे छोटे एरिया में अगर आंदोलन अलग अलग लोग करेंगे तो आंदोलन कोई बड़ा रूप तो ले नहीं पाएगा। यहाँ आंदोलन एक बड़े पैमाने पर आंदोलन की ज़रूरत थी, तो इसके लिए एक संघ, एक राष्ट्रीय स्तर पर एक संघ की बनाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों ने मजदूर संघ बनाना शुरू किया। तो सबसे पहले 1918 में, याद रखिएगा, जिस तरीके से 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी, उसी तरीके से 1918 में मद्रास मजदूर संघ की स्थापना किया गया था। ठीक है, 1918 में मद्रास मजदूर संघ की स्थापना किया गया। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो वीपी वाडिया ने किया था। याद रखिएगा, ये नाम इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, तो 1918 में मद्रास मजदूर संघ की स्थापना किसने की? तो वीपी वाडिया ने की थी। ठीक है, यह भारत का प्रथम मजदूर संघ था। ठीक है, यह भारत का सबसे पहला मजदूर संघ या मजदूर सभा थी। ठीक है, तो 1918 में मद्रास मजदूर संघ की स्थापना किसने किया? तो वीपी वाडिया ने। यह भारत का प्रथम मजदूर संघ था। ठीक है, और उसके बाद 1918 में ही अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। ठीक है, ATLA। ठीक है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1918 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसके तहत सारे लेबर, सारे मजदूरों को एकजुट किया था। ठीक है, और इसी स्थापना में, इसी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना के समय इन्होंने, महात्मा गांधी ने, एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ट्रस्टी
ट्रस्टीशिप का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब ये सिद्धांत कौन क्या होता है, यह सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के साथ महात्मा गांधी ने ये बताया था, यह सिद्धांत ये कहता है कि जो किसी भी फैक्ट्री के जो हेड होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो उसके वास्तविक हेड नहीं होते हैं, बल्कि जो वहाँ के मजदूर, वहाँ के काम करने वाले जो होते हैं, वो मेन हेड होते हैं। ठीक है, अगर किसी फैक्ट्री का अगर कोई हेड माना जाए कि अगर किसी फैक्ट्री का सबसे पहला अगर कहा जाए कि सबसे पहला अगर दायित्व या सबसे पहला अगर अधिकार अगर किसी को जाता है, तो वो किसका जाता है? लेबरों का जाता है। वहाँ के जो लेबर, वहाँ के जो काम करने वाले हैं, वो होते हैं। और जो उनके जो मेन हेड होते हैं, जिनकी फैक्ट्री होती है, वो सिर्फ और सिर्फ संचालक होते हैं। ठीक है, वो हेड ना होते हैं, बल्कि वो संचालक होते हैं, फैक्ट्री को चलाते हैं। लेकिन वास्तविक हेड जो होता है, वो वहाँ के मजदूर ही होते हैं। ठीक है, वास्तविक अधिकार जो होता है वो मजदूरों का होना चाहिए। इसी ट्रस्टीशिप क्या सिद्धांत यही कहता है। इसी सिद्धांत के तहत महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो महात्मा गांधी ने। कब? 1918 में। ठीक है, 1918 में दो चीज़ की स्थापना हुई। एक मद्रास मजदूर संघ की स्थापना किसने किया? वीपी वाडिया ने। और 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। 1918 के बाद 2 साल बाद 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, अब पूरे इंडिया लेवल पर होती है। पहले मद्रास और अहमदाबाद में हुआ था। अब उसी तरीके से जैसे किसान में एक अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना इंडिया लेवल पर होती है, उसी तरीके से 1920 में इंडिया में पूरे इंडिया लेवल पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 1920 में। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? तो NM जोशी, नाम याद रखिएगा। इस सब पूछता है ये कि इसके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। इसके संस्थापक कौन है, उनके अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है और महामंत्री कौन है? ये चारों के चारों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये 1920 में। इसके संस्थापक कौन है? तो NM जोशी हैं। ठीक है, NM जोशी इसके संस्थापक हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? तो लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, संस्थापक पूछे तो NM जोशी और अध्यक्ष पूछे तो लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष पूछे तो उपाध्यक्ष इसके कौन थे? तो जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है, जोसेफ बैप्टिस्टा इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक NM जोशी थे, अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और उपाध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा थे। ठीक है, जोसेफ बैप्टिस्टा उपाध्यक्ष थे और इनके महामंत्री जो थे, अगर पूछा जाए कि इसके महामंत्री कौन थे, तो दीवान चमन लाल। ठीक है, दीवान चमन लाल इनके महामंत्री बनाए गए थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महामंत्री कौन थे? तो दीवान चमन लाल। ठीक है, याद हो गया। पूरे इंडिया लेवल पर एक मजदूर संघ की स्थापना हुई थी जिसका नाम था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में। इसके संस्थापक NM जोशी और अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा और महामंत्री थे दीवान चमन लाल। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद 1920 के बाद 1947 में फिर एक ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, पहले 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1947 में आज़ादी के समय आपको इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों में अंतर है। वहाँ ऊपर में था 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और यहाँ क्या है? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। ठीक है, वहाँ ऑल इंडिया लगा हुआ था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था 1920 में। और 1947 में किस चीज़ की स्थापना हुई? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1947 में होती है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, तो 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई और इसके संस्थापक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्री हम चारों बता चुके हैं। ठीक है, और उसी के बाद 1947 में आज़ादी के समय इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है और इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल रहते हैं। ठीक है, तो कंफर्म हो गया, याद हो गया। ये नेशनल मजदूर संघ के बारे में आपको क्लियर हो गया, कौन कौन से मजदूर संघ की स्थापना कब कब हुई और किसने किसने किया।
और आशा करते हैं कि हमको आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं। मद्रास मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी? 1918 में। किसने किया? वीपी वाडिया ने। ठीक है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1918 में। किसने किया? महात्मा गांधी ने। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में हुई थी। संस्थापक कौन है? एनएम जोशी। अध्यक्ष कौन है? लाला लाजपत राय। उपाध्यक्ष कौन है? जोसेफ बैप्टिस्टा। और महामंत्री कौन है? तो दीवान चमनलाल। ठीक है, कंफर्म। चलिए, अब उसके बाद 1920 के बाद 1947 में किसकी स्थापना होती है? तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1947। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो वल्लभ भाई पटेल को। कंफर्म। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसके बाद क्या होता है, जब देखिए, जब जैसे जैसे मजदूर संघ की स्थापना होने लगी, मजदूर आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा और बड़े पैमाने पर जब संघ की स्थापना, ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होने लगी, तब अंग्रेज़ों ने देखा कि अब इससे बात नहीं बनेगी। अब हम लोगों को फैक्ट्री से रिलेटेड मजदूर के लिए, मजदूर के हित के लिए कुछ अधिनियम, कुछ प्रावधान लाने होंगे उनके फायदे के लिए। तब जाके वहाँ से अंग्रेज क्या करते हैं कि कारखाना अधिनियम लेके आते हैं। 3 कारखाना अधिनियम लेके आते हैं। प्रथम कारखाना अधिनियम, दूसरा कारखाना अधिनियम और तीसरा कारखाना अधिनियम। 4 कारखाना अधिनियम, चौथा कारखाना अधिनियम, मतलब 4 कारखाना अधिनियम लेकर के आते हैं। मतलब वहाँ के कारखाना, मतलब फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए, उनके हित के लिए एक अधिनियम, एक रूल रेगुलेशन लेके आते हैं। अब आइए देखते हैं कि वो अधिनियम कब कब आया और उसमें क्या था। ठीक है, तो देखिए, इन चारों का डेट एकदम कंफर्म याद रखना है कि हमेशा इसका डेट ही पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? तो 1881 में। ठीक है, 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में। उसके 10 साल बाद दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में आता है। ठीक है, तो प्रथम कारखाना अधिनियम आया 1881 में और दूसरा कारखाना अधिनियम कब आया? 1891 में। तो कैसे याद रखिएगा? 1881 याद रखना है कि 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम, उसके 10 साल बाद 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम आया। ठीक है, और उसके बाद तीसरा कारखाना अधिनियम जो आता है 1911 में आता है। 1891, फिर उसके बाद 20 साल बाद आता है। ठीक है, 20 साल बाद 1911 में तीसरा कारखाना अधिनियम आता है। ठीक है, पहला आया 1881 में, 10 साल बाद 1891 में दूसरा आया, उसके 20 साल बाद आता है तीसरा अधिनियम, तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 में, और फिर उसके 10 साल बाद 1922 में आता है चौथा कारखाना अधिनियम। ठीक है, पहले एक साल का गैप, फिर उसके बाद 2 साल का गैप, पहले 10 साल का गैप, फिर 20 साल का गैप, फिर 10 साल का गैप। ठीक है, तो पहले याद रखना है, पहला कारखाना अधिनियम कब आया? 1881। दूसरा कब आया? तो 10 साल बाद 1891 में। तीसरा कारखाना अधिनियम कब आया? तो उसके 20 साल बाद 1911 में। ठीक है, और चौथा कारखाना अधिनियम क्या आया? तो 1922 में, 10 साल बाद 1922 में। ठीक है, तो 1881, 91, फिर 1911 और 1922, ऐसे याद रखना है। ठीक है, पहला दूसरा एक साथ याद रखिए, तीसरा चौथा एक साथ। अब आते हैं हम लोग इसमें, देखते हैं कि पहला कारखाना अधिनियम जो 1881 आया, इसमें क्या क्या नियम बनाया गया? तो इसमें नियम यह बनाया गया कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम करने का अधिकार नहीं, कारखाना में काम करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि 6 साल 7 साल के बच्चे को ही, 5 साल के बच्चे को ही लोग उठा के ले आते थे और कारखाने में और काम करवाने लगते थे, छोटा मोटा काम। ठीक है, तो इनके लिए ये बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ता था। ठीक है, बच्चे इससे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते थे, तो इसीलिए ये बाद में अधिनियम, और ये उनके परिवार के लोग नहीं, मतलब अंग्रेज लोग ज़बरदस्ती ये काम करवाते थे। अंग्रेज लोग जो थे वो इतना ज़्यादा अत्याचार भारतीयों पे करते थे कि वो बड़े लोगों से तो काम करवाते ही थे, उनके जो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते थे उनको भी ज़बरदस्ती लेकर के आते थे और कारखाने में काम करवाते थे। ठीक है, जब ये आंदोलन शुरू हुआ, ये मजदूर संघ बनने शुरू हुए, बड़े पैमाने पर जब आंदोलन होने लगा, तब ये लोग जाकर के कारखाना अधिनियम लेकर के आए और उसमें ये रूल बनाए कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाने में काम
काम करने का अधिकार नहीं है, वो काम नहीं करेंगे। और 12 वर्ष से कम उम्र के जो जितने भी बच्चे होंगे उनके समय सीमा सीमित होगी, मतलब कारखाने में काम करने की जो समय होगा वो फिक्स किया जाएगा कि इतना ही समय तक इतना ही घंटा इनको काम करना है, मतलब 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा इतना काम करना है। ठीक है, तो 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का टाइम फिक्स किया गया कि आप जो है वो इतने घंटे काम करेंगे, पूरा दिन भर रात भर काम नहीं करना है। ठीक है, और 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को एकदम मना कर दिया गया कि वो कारखाने में काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक था प्रथम कारखाना अधिनियम। और दूसरा कारखाना अधिनियम आपका 1891 में आया। इसमें क्या किया गया, इसमें कुछ नहीं, इसमें खाली एज को और बढ़ा दिया गया। पहले था 60 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करेंगे, तो अब कर दिया गया 9 साल और 14 साल। पहले 7-12 था, तो अब 9-14 कर दिया कि 9 साल से कम उम्र के बच्चे कारखाने में काम नहीं करेंगे। मतलब 9 साल तक बच्चों को छूटे कि 9 साल तक बच्चे काम नहीं करेंगे। 9 साल के बाद अगर 10 साल के हुए तो अब वो कारखाने में आके काम करेंगे। ठीक है, तो 9 साल से कम उम्र के बच्चे कारखाने में काम नहीं करेंगे। और 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे होंगे, मतलब 9 से 14 के बीच वाले, उनका समय सीमा फिक्स किया जाएगा कि ये कितना घंटा काम करेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ पहले 7 और 12 में था, अब उसको बढ़ा के 9 और 14 कर दिया, क्योंकि 7 और 12 भी उस समय बहुत ही ज़्यादा लग रहा था। उस समय बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 7 साल और 12 साल। ठीक है, तो इसलिए 7 साल से बढ़ा के 9 साल कर दिया कि 9 साल तक के बच्चे कम से कम जो होंगे वो कारखाने में काम नहीं करेंगे। और 9 से 14 साल तक के जो बच्चे होंगे उनका टाइम फिक्स किया जाएगा। और 14 साल के बाद के जो बच्चे होंगे अब वे फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, फुल टाइम काम फैक्ट्री में करेंगे। ठीक है, तो यही था आपका कारखाना अधिनियम। तो पहला कारखाना अधिनियम, दूसरा कारखाना अधिनियम समझ में आ गया। और तीसरा कारखाना अधिनियम 1911, इसमें आपको ये नहीं पूछता ये किसके लिए आया था, ये आपको लेडीज़ के लिए आया था कि किनको किस तरीके से क्या करना है। लेकिन बस यही याद रखना है कि डेट पूछता है कि तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 में और चौथा कारखाना अधिनियम 1922 में, 10 साल बाद आया था। ठीक है, तो कारखाना अधिनियम भी समझ में आ गया कि 4 कारखाना अधिनियम आए थे, 1881, 91, 1911 और 1922। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं कि ये आपको पूरे तरीके से अच्छे से याद हो गया होगा। आप एक बार 2 बार फिर से वीडियो को देखें, आपको और ज़्यादा कंफर्म अच्छे से याद हो जाएगा। और अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आप आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम अगला वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो लेके आएंगे ही, कम से कम 200 वीडियो क्वेश्चन रहेगा उसमें। अब टाइम के हिसाब से जितना क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो अब आपको, अगर आपको PDF चाहिए, ये सारा PDF, अगर आपको ऐसा PDF चाहिए तो आप हमसे बोल सकते हैं, बता सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि हमको PDF चाहिए। PDF के कुछ चार्जेस लगेंगे 1 टाइम, उसके बाद आपको लाइफ टाइम जितने भी वीडियो अपलोड होते रहेंगे हर सब्जेक्ट के, उन सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको PDF आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, जो भी वीडियो अपलोड होगा उसके तुरंत अगले दिन या शाम तक आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, उस PDF में आपको सब कुछ रहेगा। उस PDF में आपको पूरा सब्जेक्टिव प्लस नीचे में पूरा ऑब्जेक्टिव और उसके नीचे में उसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो चलिए, तो यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। आपका ये सभा, किसान सभा और मजदूर संघ आपका समाप्त हो गया है। अब जो अगला वीडियो हम लेके आएंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आता होगा। मेरा जो वीडियो सीरीज़ चल रहा है वो आपको पसंद आता होगा। प्लीज़ और प्लीज़ इस अपने अंदर के इमोशन को, अपनी इस पसंद को बताने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा है, क्या है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए, धन्यवाद, इजाज़त लेता हूँ, बाय बाय।